फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 200 जो सीरीज़ है, 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसके अगले। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स रिवाइज पर। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने अगले 200 जो सीरीज़ के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उनकी आज थर्ड क्लास है। और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को, जो हम टिल सीटेट एग्ज़ाम होने से पहले हम इन 200 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे सारे। लगभग 2018 से मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर तो ले ही रही हूँ, साथ में और भी देखती हूँ, और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, जो CDP में 30 लाने के लिए पूरी तरीके से सहयोग देंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। शरीर के विकेंद्रीय भाग से परिधियों या अंगाग्रों की ओर विकास दर्शाता है। क्या लिखा है? डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द डैश। लिखा है सबसे पहला ऑप्शन लिखा है विकिरणीय विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट। ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो। अब बाह्य, अब देखिए यहाँ पर सेंटर से सेंट्रल टू पेरिफेरल है, सेंट्रल टू पेरिफेरीज। सेंट्रल टू पेरिफेरीज। तो ये जो विकास का सिद्धांत है, ये सेंट्रल मतलब मध्य, पेरिफेरीज बाहर की ओर, सेंट्रल से बाहर की ओर हो रहा है। जैसे बच्चा क्या कर रहा है, अपने शरीर को संभाल पा रहा है, बैठ पा रहा है, अपने पीठ को संभाल पा रहा है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। फिर भी आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। एक लिखा है सोपानिक विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कास्केड डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं है। दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है सेफेलोकॉडल, एक होता है सेफेलोकॉडल जिसको बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी विकास, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी, शिरोध पदोन्मुखी, शिरोध पदोन्मुखी विकास। ये कौन सा विकास है? शिरोध पदोन्मुखी विकास, जो सिर से पाँव तक, मतलब बच्चा अपना सबसे पहले सिर संभालेगा। सबसे पहले क्या संभालेगा? सिर संभालेगा, फिर गर्दन, कहने का मतलब सिर का सेंस गर्दन, फिर हाथ, फिर धीरे धीरे उठना बैठना, और फिर धीरे से फिर बाद में चलना स्टार्ट करता है। पहले वो बैठता है अच्छे से, पहले वो लेटे ही अपनी गर्दन को उठाने का प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करता है, फिर गिर जाता है, फिर बैठना, जब बैठना सीख जाता है देन वो चलना स्टार्ट करता है। तो इस विकास को बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी। सिर, पद मीन्स पैर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। फर्स्ट नंबर पे लिखा है स्कूली बच्चों का केंद्रीय स्थान होता है, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं स्कूल की गतिविधियों का केंद्रीय स्थान होता है। क्या नंबर है? स्कूल की गतिविधियों का केंद्रीय स्थान होता है स्कूल एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे लिखा है स्कूल की दिनचर्या का केंद्रीय स्थान होता है, स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। नेक्स्ट लिखा है स्कूल के शिक्षकों का केंद्रीय स्थान होता है, स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। देखिए, स्कूल टीचर का पहले के समय हुआ करता था, लेकिन अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब स्कूल की दिनचर्या कैसी रखनी है, ये भी नहीं है। स्कूल की गतिविधियाँ, हाँ स्कूल की गतिविधियाँ कह सकते थे, कुछ लोगों ने इसका भी ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन ये भी गलत है। लेकिन स्कूली बच्चों का केंद्रीय, हाँ बच्चे को इस समय सेंटर में रखा जा रहा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है यदि आप शिक्षक समुदाय से जुड़ते हैं और अपने समूह के अधिकांश लोगों की तरह कपड़े पहनना चुनते हैं, तो आप प्रदर्शित कर रहे हैं इफ़ यू जॉइन अ टीचर
fraternity and choose the dress like most of the others in your group you are exhibiting, है ना। समूह की पहचान बना रहे हैं। अच्छा, समूह की आज्ञा मतलब लिखा है ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी, समूह की आज्ञाकारिता ओबीडियंस, समूह निर्देश अनुपालन कंप्लायंस, समूह की अनुरूपता कंफर्मिटी, यस समूह की अनुरूपता, समूह के अनुरूप आप काम कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये CDP का जो पेडागोजी सेक्शन है ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन कुछ CDP के भी हैं, देखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में स्टार्ट होती है। मैंने पियाजे से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि वस्तु स्थायित्व पियाजे की जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि वस्तु स्थायित्व किस चरण में आता है, कौन सी स्टेज में आता है पियाजे के। लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले लिखा है संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है पूर्व परिचालन मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। 1 सेकेंड, हाँ। अगला लिखा है मूर्त परिचालन मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट लिखा है औपचारिक परिचालन लाइक 1 सेकेंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारा किस में स्टार्ट हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। आपको ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पिछली क्लास जो है उनको आप देखिएगा। नेक्स्ट नंबर पियाजे से संबंधित जो क्लास है उसमें आप देखिए मैंने बताया है कौन सी स्टेज में क्या कौन सा बच्चे के अंदर कौन सा गुण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है जो पियाजे के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट लिखा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के परिप्रेक्ष्य से बनाई जाती है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डैश। देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे लिखा है विशेष शिक्षा कार्यक्रम स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट लिखा मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट लिखा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या लिखा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना है डैश के परिप्रेक्ष्य से बनाई जाती है। आजकल तो बस एक ही ऑप्शन सबसे अच्छा बैठेगा जो चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन जो भी होगा दैट इज़ द बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, इसका होगा 1 सेकेंड, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन लिखा है डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे बोलते समय शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बीइंग टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। देखते हैं इसमें सबसे पहला ऑप्शन लिखा है 12 से 18 वर्ष 12 to 18 ईयर। नेक्स्ट लिखा है बी नंबर 18 से 24 18 to 24। नेक्स्ट लिखा है सी नंबर 24 to 30 और 30 to, ये महीने के अकॉर्डिंग है। अरे हाँ, महीने के अकॉर्डिंग ये महीने सारे जितने भी लिखे हैं ये सारे मंथ्स हैं, महीने हैं, ठीक है, मंथ्स महीने, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है 30 to 36 30 and 36। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 18 to 24। ये आप बताया भी गया है पियाजे के स्टेजेस में। जब आप पियाजे से संबंधित वो एक लेसन देखेंगे ना, पियाजे के दोनों लेसन एंड उनके क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट नंबर पे लिखा है गैल्टन के द्वारा। नेक्स्ट नंबर लिखा है डी 1 सेकेंड
डी नंबर नहीं, बी, सॉरी, नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, बी, बी लिखा है, और बी नंबर लिखा है, बी नंबर लिखा है विनय के द्वारा, नेक्स्ट लिखा है स्टर्न के द्वारा, नेक्स्ट लिखा है टर्मन के द्वारा। तो किसने दिया था, ये दिया था स्टर्न के द्वारा। आईक्यू की जो अवधारणा है स्टर्न ने दिया था। और अब इनके बारे में भी मैंने बताया है कि बुद्धि क्या है और किसने दी थी फॉर्मूला में, ये 100 किसने यूज किया था, ये सब भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देखिए पिछले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा, फर्स्ट नंबर पे लिखा है क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश, लिखा है द्रव बुद्धिकता, फ्लूइड इंटेलिजेंस, अभिश्रित सोच, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, है ना, रवेदार बुद्धिकता, क्रिस्टलाइज्ड, है ना, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, विविध सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी अगर बच्चे के अंदर है तो उसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो बच्चे को क्लोज थिंकिंग देती है, क्या देती है, क्लोज थिंकिंग देती है। बच्चा सिर्फ एक ही चीज़, एक ही परपेक्ष में, आस्पेक्ट में सोच पाता है। तो अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है बच्चे के अंदर तो वो विविध, भिन्न भिन्न तरीके से सोचेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। लिखा है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि व्यंजकों को उसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इंग्लिश में लिखा है द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल। देखते हैं डैश रूल क्या लिखा है, ध्वनि संबंधी लिखा है फोनोलॉजिकल, नेक्स्ट लिखा है व्याकरणिक, ग्रामेटिकल, नेक्स्ट लिखा है वाक्यात्मक से सिंटैक्टिक, नेक्स्ट लिखा है विविक्त विषयक, लिखा है इन्फ्लेक्शन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज फोनोलॉजिकल। अब आप देखो ध्वनि, फोन जितनी भी ध्वनि संबंधित जो नियम या जो भी भाषा से संबंधित जो भी वो फोनोलॉजिकल, इंग्लिश में बोले तो फोनोलॉजिकल नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ध्वनि संबंधी नियमों के अंदर भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को बताया गया है। तो इसलिए आप ये समझे फोन मतलब साउंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, संस्कृत प्रभावित, संस्कृति होना चाहिए, संस्कृति लिखा है, संस्कृति प्रभावित, लिखा है कल्चरल टेंडेंसी, नेक्स्ट लिखा है भाषा निर्धारित, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट लिखा है संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव बायस, नेक्स्ट लिखा है सामाजिक भाषाई उद्धत, सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस। तो आप जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा जब प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं भाषा निर्धारित। क्या बोलते हैं, देखो भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन ही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर। नेक्स्ट लिखा है रवि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करता है। वह क्या उपयोग करता है, रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग अ hypothesis about a cause of malfunction based on his experiences with the symptoms he uses dash। वो क्या यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है इंसाइट नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं, सूझकर नहीं, इंसाइटफुल इंटेलिजेंस नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या वो मानसिक दृढ़ता मतलब मेंटल सेट्स को देख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कलन विधि को देख रहा है, एल्गोरिथम्स को देख रहा है, क्या ये ह्यूरिस्टिक विधि है। अगर देखिए रवि जब जो है अपने अनुभवों और लक्षण के आधार पर खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है तो ये क्या है, इसको इन्होंने माना है ह्यूरिस्टिक
मेथड। ये क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर रवि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर खराबी के कारण की परिकल्पना की परीक्षण कर अपने उपकरणों की अगर मरम्मत कर रहा है तो वो किसका उपयोग कर रहा है? ह्यूरिस्टिक मेथड का। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। यदि कोई बड़ा सा काम कोई दिया गया उसको छोटे छोटे हिस्सों में बना करके उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके मतलब पार्ट्स वाइज ब्रेक करके उसको छोटा कर दिया जाता है, तो वो क्या कर रही है? दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टेक्स, है ना, विच शी कैन हैंडली ईजली। शी इज़ यूजिंग, वो क्या यूज़ कर रही है? वो यूज़ कर रही है कम करने की विधि, मतलब रिडक्शंस। कोई काम तो उतना ही है तो कम कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है द्वितीयक विस्तारण विधि, सेकेंडरी इलेबोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं उपलब्ध विश्लेषण विधि, सब सबगोल एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक जड़ता, फंक्शनल फिक्सनेस। अगर ये फिक्सनेस होती ना तो ये इतना दिमाग नहीं लगाती, फिर तो जो बड़ा सा कार्य दिया गया उसको वैसे ही शुरू कर देती, छोटे छोटे कार्यों में विभाजित नहीं करती। इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो सही नहीं होगा। कम भी नहीं कर रही, ऐसा भी नहीं है। द्वितीयक विस्तारण विधि की कोई दूसरे टाइप की विधि, जो काम दिया गया उसके अलावा उसमें दूसरी विधि, ऐसा तो कुछ नहीं, काम तो वही कर रही है, विधि भी वही, बस विधि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सब गोल्स बना रही है ना, उसको विश्लेषण विधि के सब गोल्स बना रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। जब एक महिला है और एक पुरुष है, ये बात समाज ने बता रखी है कि तुम पुरुष हो तो तुम पैंट शर्ट पहनोगे और तुम महिला हो तो तुम्हारे लिए अलग कपड़े हैं। तो ये जो निर्धारण किया गया है समाज के द्वारा, ये पूछ रहा है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। तो यह कथन बताता है कि सोसाइटी determines the role of male and female। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, ये स्टेटमेंट क्या बताता है? ये स्टेटमेंट बताता है लैंगिक एक अंतर्निहित अवधारणा है, जेंडर एज एन इनहेरिट कंस्ट्रक्ट। अगर ये इनहेरिट कंस्ट्रक्ट है तो समाज निर्धारण क्यों होता है, फिर समाज द्वारा निर्धारित क्यों होता है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है लैंगिकता एक अंतर्यानी अवधारणा है, जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट लिखा है लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, जेंडर एज आ हेरिडिटी एंडोमेंट। नेक्स्ट लिखा है लैंगिकता एक सामाजिक, और देखो समाज द्वारा अगर निर्धारित किया जा रहा है तो लैंगिकता फिर सामाजिक अवधारणा ही होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही है? इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 14 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि ग्रेड कोडिंग अंकन एंड क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के उदाहरण हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट अक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ। फर्स्ट नंबर, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट लिखते हैं आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, लिखा है डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट लिखा है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, सिंबलाइज्ड पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। नेक्स्ट लिखा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, इसका इंग्लिश में लिखा है स्कोरिंग। 1 सेकेंड, हाँ, ने लिखा है स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तो देखिए ग्रेडिंग है ना, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट ग्रेडिंग, कोडिंग, कोडिंग एंड मार्किंग करना, ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है जो सीखने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कितना सीख रहा है। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट किया जा रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, लर्नर्स के अचीवमेंट का असेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा है अधिगमकर्ताओं
की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है? लिखा है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, जो एक होता है असेसमेंट फॉर लर्नर, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्नर। तो लिखा है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर, यह है कि टीचर की क्या हेल्प करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की रिकॉर्ड रखने में। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट लिखा है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में। मतलब अच्छा, मतलब अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग करिए तो बच्चे की क्षमता, हाँ तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता, तुम मैथ्स नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मैथ्स ना करने वाली क्षमता वाले ग्रुप में जाओ। तुम इंग्लिश अच्छी पढ़ लेते हो तो तुम इंग्लिश जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ बैठो। ये नहीं, ग्रुप निर्धारण नहीं हो रहा है कि ये कम होशियार बच्चे वाले पीछे जाएं, सॉरी आगे बैठे हैं, और जो कम अच्छे बच्चे पढ़ने में वो पीछे जाए। ग्रुप निर्धारण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करना। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। ये क्या दिखाने के लिए कि हमने इतना पढ़ाया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। इवेलुएट द एक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी की एक्टिवनेस को इवेलुएट करने में। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डैश। किसके प्रिंसिपल पर आधारित है? ये है सबसे पहले सामाजिक संतुलन, लिखा है सोशल इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट लिखा है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, सोशल एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट लिखा है समता एवं समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, विश्व बंधुता, वर्ल्ड ब्रदरहुड। ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड ब्रदरहुड में समावेशी शिक्षा लाई इसलिए गई थी कि इक्विटी एंड इक्वलिटी है बच्चों के अंदर, बच्चों में आपस में रहे, उनको अपॉर्चुनिटी में भी इक्विटी एंड इक्वलिटी ही मिले। मतलब ये नहीं है कि ये तुम कमज़ोर हो या तुम पढ़ने में नहीं अच्छे हो, तुम गरीब हो, है ना, तो ये कुछ नहीं है। तुम गरीब हो तो तुम्हें कम नहीं, तुम पढ़ने में नहीं अच्छे हो, ये वो हर तरह से कि तुम पुअर किस टाइप से, मेंटली पुअर हो, तुम इकोनॉमिकली पुअर हो, ये सब कुछ भी नहीं देखा जाए। तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो ऐसा करते हैं, तुम्हें ज़्यादा अच्छे सामान, ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं, ये सब नहीं करना है। यही समावेशी शिक्षा बताती है कि समानता एवं मतलब समता एवं समानता का अवसर देती है समावेशी शिक्षा। सो दोस्तों आज सिर्फ हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं, और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।